नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, इतिहास के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन की स्थिति क्या थी। ग्रामीण स्तर पर मुगलों ने किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करी थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था कि किस प्रकार की मजबूत सुदृढ़ सेना की स्थापना की थी मुगलों ने और उस सेना के बल पर लगातार एक लंबे समय तक शासन किया था। बहुत बड़े एरिया को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था मुगलों ने। और आज हम उसी मजबूत सेना, उसी मजबूत प्रशासन के आधार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज मुगलों की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि मुगलों ने इतना बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया था, मुगलों ने जो इतनी बड़ी सेना स्थापित की थी, वो सेना अगर लगातार बनाए रखना है, साम्राज्य को बिना किसी बाधा के लगातार चलाए रखना है, तो उसके लिए राजकोष की और एक मजबूत बड़े संपन्न राजकोष की जरूरत थी। और उस राजकोष को अगर आपको बनाकर रखना है तो एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था की जरूरत थी। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो है वो मुगलों के समय हमें दिखाई पड़ती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुगलों की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। भले वो प्रीलिम्स की एग्जाम के हो या मेंस की परीक्षा में भी क्यों ना आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर दोगे दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? मुगलों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में, मुगलों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, जब मुगलों की आर्थिक व्यवस्था को हम देखेंगे तो हम लोगों को स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि यहाँ राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि ही है। मतलब जो भूमि कर है, भूमि कर जो है वही राज्य की आय का प्रमुख साधन है। इसके अलावा राज्य की आय जो है वो जैसे मेले लगाए जाते थे, जुर्माने किए जाते थे, व्यापार किया जाता था, उस पर टैक्स ले लिया जाता था, उद्योग आदि व्यवस्थाएं यहाँ पर संपन्न अवस्था में थी, जिससे मुगलों को पर्याप्त टैक्स प्राप्त हुआ। और इस टैक्स के माध्यम से मुगलों ने एक अच्छी मजबूत आर्थिक प्रणाली स्थापित की थी। अगर हम यह देखें तो कृषि तो महत्वपूर्ण थी ही थी, लेकिन साथ साथ उद्योग और व्यापार व्यवस्था भी मुगलों के समय हमें दिखाई पड़ती है। जब हम मुगलों की राजस्व व्यवस्था को ध्यान देते हैं तो हमें दिखता है कि मुगलों ने लगभग 1/3, 1/3 राजस्व वसूल किया। लगभग पूरे साम्राज्य में राजस्व की दर लगभग एक समान थी। 1/3 के आसपास उपज का जो हिस्सा होता था वो मुगल राजस्व के तौर पर ले लेते थे। अब राजस्व के तौर पर मुगलों ने ये जो पैसा लिया, ये दो रूपों में लिया, नगद के तौर पर भी और अनाज के रूप में भी। इनकी कोशिश होती थी कि अधिकतम नगद के तौर पर ही राजस्व की वसूली की जाए, लेकिन जहां पर नगद वसूली संभव नहीं हो पाती थी वहां पर ये अनाज के तौर पर राजस्व की वसूली दोस्तों करते थे। तो इस प्रकार से मुगलों ने ये सिस्टम शुरू किया। और इस सिस्टम में अगर हम वृद्धि देखें, एक बदलाव देखें बहुत बड़ा, तो वो बदलाव हमें देखने को मिला 1580 के बाद। 1580 के बाद क्या बदलाव देखने को मिला? क्योंकि यहां हम लोगों को टोडरमल देखने को मिलते हैं। जो टोडरमल है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है, खत्री जाति के थे। और अकबर की जो राजस्व व्यवस्था रही है, उस राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करने में टोडरमल का एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। टोडरमल ने लगभग 1580 के आसपास हम देखें, आईने दहसाला नाम की बंदोबस्त चलाया। ये आईने दहसाला जो बंदोबस्त चलाया गया, इसमें दहसाला का मतलब है 210 साल। 10 साल के लिए राजस्व का अनुबंध किया जाने लगा। बोलने का मतलब यह था कि भूमि के रिकॉर्ड सब व्यवस्थाओं को देख के यहाँ लगान की जो दर है वो निर्धारित की जाने लगी। और ये आईने दहसाला बंदोबस्त एक बहुत बड़ा बदलावकारी बंदोबस्त रहा, जो कहीं ना कहीं टोडरमल की देन रहा, जिसने अकबर के समय मुगलों की राजस्व व्यवस्था को मजबूती देने का काम किया था। और इसी समय हम लोगों को एक और व्यवस्था देखने को मिलती है 1573 के आसपास। करोड़ी नामक एक व्यक्ति की अधिकारी की नियुक्ति की जाने लगी। इसका कार्य होता था 1 करोड़ दाम वसूल करना। 1 करोड़ दाम वसूल करना इसको लक्ष्य दिया गया था और इसके लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यदि हम मुगलों के समय की भू राजस्व प्रणाली को दोस्तों डिटेल में देखते हैं तो हमें यहाँ पर भू राजस्व की प्रणाली के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कि 3 प्रकार में एक जाप्ती प्रणाली है, दूसरी बटाई प्रणाली है और तीसरी है नास्क। ये 3 प्रणाली हमें देखने को मिलती है। यदि हम जाप्ती प्रणाली की बात करें तो आईने दहसाला बंदोबस्त के बाद हम इस व्यवस्था को देखते हैं। राजस्व प्रणाली की एक बहुत अच्छी बोल सकते हैं योजना थी जिससे राजस्व वसूल किया जाता था। बटाई प्रणाली सिंध, कश्मीर और काबुल के क्षेत्र में की गई थी। इसके अंतर्गत किया जाता था कि जैसे उत्पादन हुआ
उस उत्पादन के जमींदार के पास ले जाकर 3 भाग बना लिए जाते थे। एक हिस्सा जमींदार को दे दिया जाता था, 2 हिस्सा किसान के पास पहुंच जाता था और यहीं से फिर राजस्व के तौर पर सरकार के पास अनाज जाया जाता था। ये बटाई प्रणाली देखने को मिली और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हमें नास्क जैसी प्रणाली जो है वो राजस्व व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के कितने प्रकार थे, तो भू राजस्व व्यवस्था के मुगल काल में 3 प्रकार थे, जाप्ती, बटाई और नासक। ठीक है, ये 3 प्रणाली देखने को मिली है। इसके अलावा हम देखें भू राजस्व व्यवस्था में तो जो भूमि रही उस भूमि को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। एक प्रकार प्रथम हम देखें तो उच्च, मध्यम और निम्न प्रकार की भूमि थी। उच्च अच्छे उत्पादन देने वाली, माध्य मध्यम उत्पादन देने वाली और निम्न जो बहुत कम उत्पादन देती थी। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार था उत्पादन और बुआई की निरंतरता के आधार पर। जब हम उत्पादन और बुआई की निरंतरता के आधार पर भूमि के प्रकारों की बात करते हैं तो हमें 4 प्रकार की भूमि दिखाई पड़ती है। एक दिखाई पड़ती है पोलज, ये प्रतिवर्ष बुआई वाली भूमि हुआ करती थी। दूसरी होती थी छज्जर, 3 से 4 वर्षों तक इसकी बुआई नहीं की जाती थी। बंजर भूमि, 5 वर्ष से ज्यादा समय हो जाने पर इसकी बुआई नहीं हो रही है। और प्रति भूमि प्रति 2 साल में एक बार इसकी बुआई होती थी। तो यहां हम लोग 2 प्रकार की भूमि देख रहे हैं, एक उच्च, माध्य और निम्न भूमि और दूसरी उसके उत्पादन और बुआई की निरंतरता के आधार पर जो 4 प्रकार की हुआ करती थी, पोलज, छज्जर, बंजर और प्रतिभूमि। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो कृषकों का भी यहाँ पर हमें वर्गीकरण देखने को मिलता है। जो भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित की गई उस भू राजस्व व्यवस्था में मुगलों ने कृषकों का भी विभाजन किया। यहाँ पर कृषक कितने प्रकार के 3 वर्गों में विभाजित मिलते हैं। एक होते थे खुद काश्त, ये खुद काश्त वो किसान होते थे जो अपने ही गांव में रहते थे और अपनी जमीन जिसके वो मालिक होते थे उस पर खेती करते थे। उस प्रकार के किसानों को बोला गया खुद काश्त। बाही काश्त किसान किसको बोला गया? वे किसान जो खुद के पास भूमि कम होने पर, भूमिहीन होने पर दूसरे गांव में जाकर दूसरों की भूमि पर खेती का कार्य करते थे। और तीसरे होते थे मुजारियन। मुजारियन किसान वो थे जिनके पास भूमि तो थी लेकिन भूमि कम थी। ऐसे में वो दूसरे की भूमि किराए पे लेकर एक्स्ट्रा भूमि पर खेती करते थे। और जिस हिसाब से किसानों का वर्गीकरण किया गया था उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ राजस्व की दर और खेती की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें मुगल काल में खासकर हम अकबर के समय बात करें तो अकबर के समय हम लोगों को पट्टा और कबूलियत पत्र जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। जब यहाँ पर राजस्व की व्यवस्था की गई, एक्स्ट्रा ऋण दिए जाने लगे, तो यहाँ पर हम लोगों को पट्टा और काबूलियत पत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पट्टा क्या था? पट्टा मतलब एक लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज होता था कि भूमि का क्षेत्र कितना बड़ा है, किसके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है। इसके अलावा भूमि किस श्रेणी की है, भूमि की उर्वरता का स्तर क्या है, भुगतान कितना किया गया है, इससे रिलेटेड जो पूरा डेटा है वो पट्टे के तौर पर स्थापित होता था। और कबूलियत पत्र क्या है? किसान या तो हस्ताक्षर करके या अंगूठा लगाकर एक उसकी जो प्रति होती थी पट्टे की, वो पट्टे की प्रति किसके पास दे दी जाती थी? सरकार को। मतलब यहाँ पट्टा किसके लिए होता था? किसानों के लिए, और काबूलियत पत्र होता था सरकार के लिए। इस काबूलियत पत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होता था जो इस बात का सबूत था कि जो किसान है वो कबूल करता है कि उसने इस प्रकार की व्यवस्था या अनुबंध को अपने अंतर्गत लिया गया है। अब सवाल ये आता है कि एक पट्टा और काबूलियत व्यवस्था अकबर ने शुरू की तो इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत ये थी कि समय क्या होता था कि सरकार जो है उसके पास अगर ठीक से रिकॉर्ड नहीं है किसानों का तो जमींदार जो होते थे वो किसानों का शोषण कर सकते थे, उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकते थे। और कहीं ना कहीं अगर एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो वो पैसा राजस्व में तो जमा नहीं होगा, राजस्व में उतना ही पैसा जमा करेगी जितना करना है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा होता था वो जमींदार खा जाते थे। इससे किसानों का शोषण होता था। तो किसानों का शोषण रोकने के लिए और जमींदार किसानों से ज्यादा पैसा वसूल ना करें, इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये पट्टा और काबूलियत पत्र जैसी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी दोस्तों। इसके बाद अगर हम कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं तो हमें मुगल काल के कई सारे ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जो हमें इस समय की सिंचाई व्यवस्था, कृषि व्यवस्था की जानकारी देते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तुजुके बाबरी, ये तुजुके बाबरी जो है ये बाबरनामा है। हम कहते हैं
कि ये एक प्रकार से बाबर की आत्मकथा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर ने मुम्बईयान शैली में तुर्की भाषा में लिखी थी। और ये बाबर की आत्मकथा हमें बाबर के समय की इंपॉर्टेंट जानकारियां बताती है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने भारत की नदियों, पर्वत, पठार, जलवायु आदि का अपनी इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो वहीं बाबर ने भारत के कृषि क्षेत्र के बारे में भी इसमें उल्लेख किया। और बाबर इसके माध्यम से बताता है कि भारत में नहरों का अभाव था। अब देखिए कि अगर भारत में नहरों का अगर जाल बिछाया गया था तो वो तुगलक शासकों के समय बिछाया गया था। और तुगलक शासकों का अंत तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 1451 के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि खिज्र खां का सैयद वंश खत्म होता है और ये वंश स्थापित होता है 1414 में। और 1414 के पहले तुगलक वंश खत्म हो जाता है। इसका मतलब तुगलक वंश यहीं खत्म हो गया है। और हम तुगलक वंश के बाद लगभग 200 साल की स्थिति देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को यहाँ पर नहरों की स्थिति जो है वो अभाव से दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर यह भी बाबर कहता है कि भारत की जो कृषि भूमि है वो उपजाऊ थी, लेकिन यहाँ उत्पादन के साधन और तकनीक जो थी वो बहुत ही साधारण थी। और उत्पादन के साधन और तकनीक चूंकि साधारण थी, इसलिए यहाँ पर उत्पादन कम था। उत्पादन कम था ये कहता है बाबर अपने इस ग्रंथ में। लेकिन यहाँ पर एक और तथ्य को बताता है कि चूंकि भारत की जनसंख्या उस समय इतनी नहीं थी, अब चूंकि जनसंख्या उतनी नहीं है और जनसंख्या के अनुपात में भूमि की उपलब्धता ज्यादा थी। अब जनसंख्या के अनुपात में भूमि की उपलब्धता अगर ज्यादा थी तो ऐसे में अगर आनुपातिक आधार पर देखा जाए तो अधिक कृषि क्षेत्र होने के कारण उत्पादन का अभाव नहीं होता था। इतना बड़ा भूमि का क्षेत्र है और जनसंख्या छोटी है, तो इस भूमि पर लिमिटेड उत्पादन के बावजूद इस जनसंख्या की आपूर्ति हो जाती थी। मुगल शासकों ने सिंचाई के लिए व्यवस्था की थी। अकबर की बात करें या फिर हम बात करें किसके समय की, शाहजहां के समय की, कुछ प्रयास जरूर किए गए, जिसमें शाहजहां के समय की दो इंपॉर्टेंट नहरें एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं, जैसे फैज नहर और शाह नहर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैज व शाह नहर किसने बनवाई थी, तो ये नहरों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने भारत की कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए कुछ हद तक ध्यान भी दिया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो इस समय की कृषि की व्यवस्था थी। अब हम यहाँ पर ये देखें कि कृषि में उत्पादन की स्थिति क्या थी, तो यहाँ हम लोगों को कॉफी, टमाटर, आलू, लाल मिर्च की खेती दिखाई पड़ती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर 1498 में पुर्तगाली आ गए थे और यही पुर्तगाली भारत में लगभग 1508 के आसपास ये खेतियां प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट तौर पर हम तंबाकू की खेती देखते हैं। तो भारत में जब पुर्तगाली भारत आए तो इसके बाद कॉफी हो, आलू हो, टमाटर हो, इन सब की कृषि भारत में बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुई। और जब भारत में इनकी कृषि प्रारंभ हुई बड़े पैमाने पर, तो यहां से हम लोग मुगल काल में इन सभी चीजों का उत्पादन देखते हैं बड़े स्तर पर। इसके अलावा मक्का भी होती थी राजस्थान, महाराष्ट्र में, गन्ना बंगाल, उत्तर प्रदेश में होता था। अगर हम यहां देखें तो नकदी फसलों को जिन्स ए आला कहा जाता था। नकदी फसलों को जिन्स ए आला कहा जाता था। और बंगाल में जो गन्ना होता था वो सबसे उत्तम और सर्वाधिक गन्ना होता था मुगल काल में भी। नील जो है वो इस समय कलर निर्माण आदि चीजों में प्रयोग किया जाता था। और गुजरात और बयाना का जो प्रदेश रहा ये नील के उत्पादन के लिए फेमस था। अफीम बिहार में और मालवा के क्षेत्र में होती थी। आज भी हम इसी क्षेत्र में इसको देखते हैं। गुड़ और चीनी का उत्पादन पंजाब में, बंगाल में और गुजरात में होता था। ये सभी के सभी प्रोडक्शन के क्षेत्र थे किसके समय, मुगलों के समय। अगर हम यहाँ देखें तो शोरा का उत्पादन बारूद बनाने आदि प्रक्रिया में होता था, उसको भी बेहतर तरीके से हमारे देश में उत्पादन किया जाता था। दूसरी स्थिति तंबाकू। तंबाकू मैंने कहा 1508 के आसपास ही पुर्तगालियों ने भारत में ला दिया। आज आंध्र प्रदेश भारत का बड़ा तंबाकू उत्पादक प्रदेश है। और अगर हम उस समय की बात करें तो बीजापुर के शासक पहली बार अकबर के दरबार में तंबाकू लेकर आए थे। मतलब बीजापुर से अकबर के दरबार में पहली बार तंबाकू आई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी खेती जो है वो जहांगीर के समय प्रारंभ हुई थी। मतलब भारत में 1605 से लेकर 1627 का जो समय रहा ये जहांगीर का समय था। और इस बीच में हमें बड़े पैमाने पर भारत में तंबाकू की खेती देखने को मिलती है। जहांगीर ने भले ही तंबाकू की खेती प्रारंभ की हो, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जहांगीर ने अपने शासन के प्रारंभ के समय 12 आदेश जारी किए थे, जिनके माध्यम से जहांगीर ने अपने प्रशासन में
लोगों की गतिविधि आदि चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था और जहांगीर ने नशे पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि जहांगीर एक शराबी था, उस शराब की वजह से जहांगीर की मृत्यु हुई थी, लेकिन चूंकि तानाशाह रईवे के शासक थे तो उन्होंने इस समय घोषित किया कि उसकी प्रजा जो है वो प्रजा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगी और इस समय तंबाकू के प्रयोग को पूरी तरीके से जहांगीर ने बंद कर दिया था दोस्तों। इसके बाद हम देखें अकाल। तो जब कृषि की व्यवस्था इस प्रकार से देखने को मिली तो हम अकालों को छोड़ नहीं सकते। मुगल काल में हमें समय समय पर बड़े बड़े अकाल देखने को मिले, खासकर जब हम शाहजहां के शासन की बात करते हैं। शाहजहां के शासन काल में अकालों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। अगर हम अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय से अकाल और महामारी का प्रारंभ शुरू हो गया था, ऐसा कौन कहता है? बदायूनी कहता है। अब समझिए कि अकबर के समय अकाल और महामारी का दौर शुरू हुआ। अकबर की थोड़ी विचारधारा बाकी के मुस्लिम शासकों से, मुगल शासकों से अलग रही। अकबर ने इस समस्या के ऊपर ध्यान दिया, निवारण का काम किया, लेकिन अकबर ने सऊदी अरब के मुस्लिम क्षेत्रों में दान देने की एक परंपरा चालू की थी। वहां वो दान हमेशा दिया करता था और इस बात की जानकारी अकबरनामा से मिलती है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि वहां के क्षेत्रों में व्यवस्था सुधारने के लिए अकबर पैसा भेजता था। लगभग 26 लाख के आसपास पैसे की नजराना भेजने की स्थिति बताता है। अब यहां पर अगर पैसा भेजा जा रहा है तो ये परंपरा जहांगीर के समय भी जारी रही होगी और यही परंपरा शाहजहां के समय भी जारी रहेगी। शाहजहां के समय जो अकाल पड़े थे दोस्तों, वो हमें गुजरात और दक्षिण भारत में भीषण रूप में दिखाई पड़ रहा है और ये समय 1630-31 का है। अब ये 1630-31 का समय वो है जब ये ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा रहा है। लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च करता ताजमहल को बनाने के लिए और इसी समय अकाल पड़ रहा है। सोचिए शाहजहां जैसे शासक की व्यवस्था कि अकाल पड़ रहा है और ये पैसा ताजमहल बनाने में खर्च कर रहा है, भारत के लोगों के लिए पैसा खर्च नहीं करता है। इसी समय बहुत बड़ी अमाउंट जो होता है वो सऊदी अरब जैसे देशों में सहायता के लिए भेज देता है ये शाहजहां, लेकिन भारत के अकाल पीड़ित लोगों के लिए इसने कोई काम नहीं किया। तो शाहजहां के समय के अकाल जो है वो लाहौरी और पीटर मुंडी जैसे लोगों ने बताए हैं और अकबर के समय के अकालों की व्यवस्था बदायूनी ने स्पष्ट की है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकालों की बारंबारता, बार बार दोहरावपन हमें मुगल काल में भी देखने को मिला और इसका चरम हम लोगों को देखने को मिलता है अंग्रेजों के समय, जब हम बात करेंगे कौन कौन से आयोग बने हुए हैं। अगर हम उद्योगों की बात करें तो मैंने आप लोगों को कहा कि मुगल काल में उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ था, लेकिन अगर हम सभी उद्योगों की बात करें तो भारतीय वस्तुएं जो रही हैं वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हुई थी। पूरी दुनिया में हम देखें तो भारत की जो हस्तशिल्प वस्तु थी, हस्त निर्मित वस्तुएं थी, वो बहुत ज्यादा उनकी डिमांड होती थी और ये वो समय था जब पुर्तगाल जैसे देश भी इन सभी वस्तुओं का लेन देन जो करते थे वो वस्तु विनिमय से नहीं करते थे, सोना चांदी के तौर पर, रत्नों के तौर पर इनका मूल्य चुकाया जाता था। ऐसे में भारत में सोना चांदी का अपार भंडार हो गया था और कहीं ना कहीं ये भारत के अच्छे औद्योगिक विकास के कारण देखने को मिला। लेकिन सभी औद्योगिक वस्तुओं जिसको हम देखने वाले हैं उन सब में वस्त्र उद्योग जो रहा भारत में वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल में भारत के कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, तो वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था। इसमें सूती वस्त्र बंगाल और गुजरात में, मलमल के वस्त्र बंगाल में, ऊनी वस्त्र कश्मीर में, पंजाब में और पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार होते थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में जहांगीर ने कदम उठाए थे। जहांगीर ने कालीन बनाने के लिए, कालीन का जो उद्योग है उसके लिए, शॉल और ऊनी वस्त्रों के लिए अमृतसर में एक केंद्र भी स्थापित किया था। तो यहां पर हम लोगों को मुगल काल के समय में भारत के औद्योगिक विकास जो है उसका स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ध्यान जरूर दिया गया था। वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ, साथ ही साथ धातु उद्योग भी हमें देखने को मिला। धातु उद्योग में तांबे के बर्तन दिल्ली में, कांसे के बर्तन बंगाल में, पीतल के बर्तन काशी में बनते थे, सोने चांदी के गहने और बर्तन बीदर में बनते थे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मुगल सम्राट हुआ करते थे उस समय के वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, तो सोने चांदी के भी बर्तन बनते थे। चीनी मिट्टी के बर्तन बनते नहीं थे, ये प्रायः दूसरे देशों से आयात किया जाता था। इसके अलावा कांच के बर्तन के लिए फतेहपुर सीकरी और बिहार का क्षेत्र फेमस था। यहां पर हम देखें जहाज निर्माण की व्यवस्था भी थी। सिंध में, बंगाल में, गंगा के तटीय क्षेत्र में जहाज निर्माण के उद्योग डेवलप जरूर किए गए थे, लेकिन ये भारत के मूल नहीं थे। डच और पुर्तगाली लोग
ये व्यवस्था हमारे देश में लाए थे और इनके माध्यम से ही भारत में, इनके सहयोग से ही भारत में जहाज निर्माण का प्रारंभ भी हुआ था दोस्तों। लेकिन यहां देखिएगा कि दमिश्की इस्पात की तलवार जो होती थी वो हमारे देश में बनती थी और इसकी डिमांड पूरे विश्व में होती थी, ये बहुत ज्यादा बिकती थी दोस्तों। इसके अलावा मुद्रा प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम मुगल काल में देखें, खासकर अकबर के समय, तो मुद्रा प्रणाली पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के बड़े पैमाने पर बनाए गए थे। यहां तक कि मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि भिष्टी नाम के एक व्यक्ति को हुमायूं ने एक दिन का सुल्तान बनाया और उस दौरान उसने चमड़े के सिक्के भी जारी किए थे। तो चमड़े के सिक्के भी मुगल काल में जारी किए गए थे दोस्तों भिष्टी के द्वारा। इसके अलावा शेरशाह सूरी भी इसी समय आया, जिसने रुपया नाम का चांदी का सिक्का जारी किया था, जो बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभाव हमें मुद्रा व्यवस्था में देखने को मिलता है। यह रुपया आज भी भारत की करेंसी का अंग माना जाता है दोस्तों। चांदी का सिक्का होता था। इस काल में 3 अलग अलग धातु के सिक्के इंपॉर्टेंट तौर पर चले हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। बाबर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर इसने एक तरफ कलमा खलीफाओं का नाम लिखवाया और दूसरी तरफ इसने क्या किया, बाबर का नाम और उसकी उपाधि अंकित करवाई थी। क्लियर। बाबर ने काबुल में भी चांदी का सिक्का चलाया था। काबुल में 1504 के आसपास अधिकार करके चांदी का सिक्का चलाया और शाहरुख और कांधार में बाबरी का नाम जो है वो ये चलाता है। तो याद रखिएगा कि कांधार में बाबरी सिक्का हो और कहीं ना कहीं काबुल में शाहरुख नाम का सिक्का हो, ये किसने चलाया है, बाबर ने चलाया है। इसके अलावा हम बात करें अकबर के समय, अकबर के समय शाही टकसालों का युग हमें देखने को मिलता है। अकबर ने सिक्के छापने के लिए कई सारी टकसालें या मिंट निर्मित कराई थी। अगर हम 1577 के आसपास देखें, दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई गई और इस शाही टकसाल का जो प्रमुख बनाया गया वो प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया गया था। ये जो अब्दुल समद था, ये अब्दुल समद कहीं ना कहीं टकसालों के प्रमुख के तौर पर देखने को मिलता है। और टकसाल जो है वो सिक्के ढालने की जगह दोस्तों होती थी। याद रखिएगा, यहाँ पर सिक्के ढालने का काम हुआ करता था। यहाँ मुहर नाम का सोने का सिक्का होता था। एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। और रुपया क्या था, रुपया चांदी का सिक्का हुआ करता था। शंसब क्या है, सबसे बड़ा सोने का सिक्का हुआ करता था। इलाही गोलाकार सोने का सिक्का हुआ करता था, ये 10 रुपए के बराबर होता था। जलाली जो था वो चांदी का वर्गाकार सिक्का हुआ करता था, चौकोर। दाम जो था वो तांबे का सिक्का था, 40वें भाग के बराबर। जो चांदी का रुपया होता था उसके 40वें भाग के बराबर एक दाम होता था। जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का था, जिसको फुलूस या पैसा कहा जाता था। राम और सीता प्रकार के सिक्के जो थे वो अकबर ने चालू करवाए, सीता राम के चित्र अंकित करवाए। और निसार जो सिक्का रहा वो जहांगीर के समय का सिक्का था, जो रुपये का चौथाई माना जाता था। तो ये अलग अलग मुगल शासकों के समय पर चलाए गए सिक्के थे और ये सिक्के कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हमें मुगल काल की जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हमें देखना है कि शाहजहां जो है इसने आना जो सिक्का है, ये आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलाया था। सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किसके समय हुई है, औरंगजेब के समय हुई थी दोस्तों। और टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इन्हीं की वित्त व्यवस्था में हमें देखें तो हमें माप तौल के पैमाने भी देखने को मिलते हैं। जमीन के माप तौल की व्यवस्था भी मुगल काल में की गई। हालांकि पहले गजे सिकंदरी चलता था, जो 39 अंगुल का होता था। इसको अकबर ने बदला और इसकी जगह पर इलाही गज का प्रारंभ करवाया, जो 41 अंगुल का होता था या 33 अंक का था। इसका प्रचलन करने के साथ साथ भूमि के मापन के लिए लोहे के छल्लों से जुड़े एक बांस के डंडे का प्रयोग करवाया। इसे तनब कहा जाता था। तो तनब के माध्यम से भूमि का माप होता था और भूमि के मापन की जो इकाई होती थी वो बीघा में चलती थी। ये बीघा जो यूनिट है ये मुगल काल में बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती थी दोस्तों। इसके अलावा हमें देखना है मुगल काल की न्याय व्यवस्था। जब हम मुगल काल की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ जो न्याय का आधार है वो इस्लामी कानून हुआ करता था। इस्लामी कानून हुआ करता था न्याय का आधार, मतलब इस्लाम के कानून के आधार पर ही न्याय का पूरा सिस्टम देखा जाता था और उस हिसाब से ही न्याय का कार्य किया जाता था। न्याय का कार्य जब होता था तो उसमें बादशाह जो है वो सर्वोच्च होता था। अंतिम न्याय बादशाह के माध्यम से होता था और बादशाह के अलावा कोई और
अंतिम न्याय नहीं दे सकता था। हालांकि हमें यहाँ पर बुधवार को एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था देखने को मिलती है। बादशाह किसी भी हालत में न्याय प्रदान करना चाहता था, उसका उद्देश्य होता था कि न्याय से कोई वंचित ना रहे, इसलिए हर बुधवार को एक विशेष अदालत होती थी जिसमें बादशाह स्वयं मुद्दों को सुलझाता था। जहांगीर ने न्यायप्रिय शासक की एक उपाधि सी ले ली थी, अपने आप को न्यायप्रिय शासक कहना उसने कबूल करवाया, क्योंकि उसने न्याय की एक जंजीर लगवा दी थी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। इसके अलावा बादशाह के नीचे काजी और मुफ्ती जैसे अधिकारी होते थे, ये न्याय का काम करते थे अपने अपने क्षेत्रों पर। इनका मुख्य काम होता था कुरान के कानूनों की व्याख्या करना। अधिकांश जो इनके सामने मामले आते थे वो धर्म संपत्ति संबंधी मुकदमे आते थे, जिन पर ये काजी जैसे लोग क्या करते थे, निर्णय लेते थे। अगर हम समय समय पर मुगल शासकों को देखें तो इन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में कुछ अलग अधिकारियों की व्यवस्था की उनके मामलों को निपटाने के लिए। जैसे हम कहें, अकबर ने हिंदुओं के मुकदमों के लिए हिंदू पंडितों को नियुक्त किया था जो हिंदुओं के मुकदमे सुनते थे। जहांगीर ने श्रीकांत जैसे हिंदू को जज नियुक्त किया था जो हिंदुओं के मुकदमे सुनता था। न्याय के लिए सबसे अधिक सराहनीय काम अगर किसी ने किया है, औरंगजेब ने किया, लेकिन ये भारतीय व्यवस्था के हिसाब से नहीं, इसलिए मुस्लिम देश की व्यवस्था के हिसाब से सबसे सराहनीय काम जहांगीर के बाद हम देखें या हम लोग शाहजहां के बाद देखें तो किसने किया है, औरंगजेब ने किया है। औरंगजेब ने क्या किया, फतवा है आलमगिरी का संकलन किया, जिसके माध्यम से वो हर एक व्यक्ति तक न्याय की व्यवस्था पहुंचाने की बात करता था। तो ये दोस्तों मुगलों के समय की न्याय व्यवस्था थी जिसको हम लोगों ने देखा है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं मुगल काल में शैक्षणिक स्थिति की। जब हम मुगल काल की शैक्षणिक स्थिति को देखते हैं तो हमें यहाँ शिक्षा का पर्याप्त विकास देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि मुगल काल में जो शिक्षा का विकास हुआ वो कोई सभी धर्मों की एक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। मुगल काल में जो भी शिक्षा व्यवस्था का विकास किया गया वो पूरी तरीके से इस्लामी शिक्षा थी। मतलब इनका उद्देश्य ये था कि इस्लामी शिक्षा के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को इस्लामी शिक्षा दे दी जाए। इसके माध्यम से भारतीय लोगों का क्या हो जाएगा, इस्लामीकरण हो जाएगा। और इस्लामीकरण हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ कुरान की बातें रहेंगी, हदीस रहेगा, इज्मा रहेगा, कयास रहेगा। और वो सभी लोग ये शिक्षा उलेमा वर्ग जो धर्मगुरु होते थे उनसे लेते। तो एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि भारत में सभी लोगों का इस्लामीकरण कर दे, सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की व्यवस्था में स्थापित कर दे। तो ये शिक्षा व्यवस्था में कोई तकनीक नहीं थी, ये शिक्षा व्यवस्था में कोई आधुनिकता नहीं थी। केवल और केवल व्यवस्था का इस्लामीकरण करने के लिए इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया। और इस दृष्टि से इनकी शिक्षा व्यवस्था एक विकसित शिक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ती है। शिक्षा व्यवस्था के लिए घर हो या मस्जिद हो, यहां पर मकतब के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा हम देखें तो सबसे पहले बाबर ने इसके लिए काम किए थे। बाबर ने इसके लिए एक विभाग बनवाया था जो विद्यालयों का निर्माण करता था और इस विभाग का नाम था शुहरत आम। ये शुहरत आम जो विभाग था ये बाबर के समय भारत में विद्यालय स्थापित करने वाला विभाग था। इसके अलावा हुमायूं ने दिल्ली में शेर मंडलम पुस्तकालय बनवाया था। इसके अलावा हम देखें अकबर ने मदरसे और अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर खुद पढ़ा लिखा शासक नहीं था, लेकिन अकबर के समय को लेकर यह कहा जाता है कि उसको शिक्षा का महत्व पता था। इसलिए अकबर ने अपने समय में शिक्षा के लिए बड़े सुधार करवाए। बड़े पैमाने पर अकबर ने मदरसों का निर्माण करवाया और शिक्षा व्यवस्था को बहुत ध्यान दिया। यहां पर अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी करवाई। कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य जो होता था वो इस्लामिक शिक्षा को सभी तक पहुंचाना होता था। तो इन्होंने क्या किया, जो इस्लामिक शिक्षा थी उसका अनुवाद कर करके हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया और इसलिए अकबर ने अनुवाद विभाग भी बनवाया था। अगर हम विद्वता की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक विद्वान मुगल शासक हम लोगों को दारा शिकोह देखने को मिलता है। ये दारा शिकोह ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इसने कहीं ना कहीं हिंदू ग्रंथों को जब सुना समझा तो इसको उनका इंपॉर्टेंस समझ में आया। दारा शिकोह को लगा कि हिंदू ग्रंथों में जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं उनको मुस्लिम व्यवस्था को जरूर जानना चाहिए। इसलिए दारा शिकोह ने क्या किया कि यहाँ हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया ताकि फारसी में जो मुस्लिम वर्ग रहा वो भी इन चीजों को पढ़े और उसको समझने का प्रयास करे कि किस प्रकार की स्थिति भारत में हिंदुओं की थी और उससे वो किस प्रकार से सीख सकते थे। यहाँ फतेहपुर सीकरी जो रहा वो उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर था। हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना अकबर ने करवाई थी। ये एक प्रकार से पूरा का पूरा शहर था दोस्तों जो इसने यह स्थापित करवा दिया था। इसके बारे में हम मुगलों के स्थापत्य कला वाले सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर था। और मुगल काल में हमें
स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति इतनी व्यापक देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब कुलीन तंत्र में बात करें, बड़े वर्गों में बात करें, तो स्त्रियों की शिक्षा का स्तर एक संतोषजनक अवस्था में था। क्लियर। राजघराने की जो स्त्रियां हुआ करती थी वो शिक्षित भी हुआ करती थी, बहुभाषाविद भी हुआ करती थी। उनकी शिक्षा तो होती थी, उन्हें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी होता था, लेकिन ये केवल बड़े घरों तक सीमित था। साधारण जनता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती दोस्तों। तो ये आज के इस लेक्चर की व्यवस्था थी, जिसमें हमने आज किन किन मुद्दों पर बात किया। हमने सबसे पहले तो आर्थिक व्यवस्था को देखा कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली मुगलों ने अपने यहां पर स्थापित की रखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुगलों की इस आर्थिक व्यवस्था में भू राजस्व किस प्रकार की स्थिति में थी। और भू राजस्व के बाद हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रथा को देखा जो आपको मेंस में देखने को मिल सकती थी। वो थी कौन सी? पट्टा और कबूलियत पत्र की। ये कबूलियत पत्र जो रहा, इसकी व्यवस्था देखी। और इसके बाद हम लोगों ने मुगलों की शिक्षा व्यवस्था हो और मुगलों की न्याय व्यवस्था को देख लिया। और ये टॉपिक खत्म होने के साथ ही मुगलों का ये जो प्रशासन वाला और जो व्यवस्था रही वो खत्म हो चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में? मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। किस प्रकार से ताजमहल का निर्माण कराया, किसने बनाया, क्यों ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए थे, लाल किला कितने समय में बना, कितना खर्च आया, क्यों बनवाया लाल किला। इसके अलावा जामा मस्जिद क्या है, दीवाने आम दीवाने खास क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ऐसे लोग जो निरंतर हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।